अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज वोट शेयर का नंबर है। एक तरफ तीसरी बार मोदी सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारियां अंतिम चरण में है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में भी मुलाकातों का दौर जारी है। इन सबके बीच हर राजनीतिक दल अपने अपने प्रदर्शन की समीक्षा में जुटा है। चूंकि भारत के एक चुनाव प्रधान देश है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के लिहाज से अगले विधानसभा चुनावों के नतीजों का आकलन भी शुरू हो गया है। तो चलिए आपको अब की बार वोट प्रतिशत का अंक गणित दिखाने के साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि इसका 2024 के विधानसभा चुनावों पर क्या और कैसे असर पड़ सकता है। गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए। अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। इंडिया गठबंधन कुछ भी समझे, लेकिन हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ लगातार रहेंगे। मोदी जी की सरकार पहले बनने दो, बनने के बाद चलने दो, चलेगी लेकिन भागेगी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण की तैयारियां अंतिम चरण में है। सहयोगियों को साधते हुए नई सरकार में उनकी हिस्सेदारी के अंकगणित को अंतिम रूप देने की रणनीति भी मुकम्मल की जा रही है। बीजेपी की अंदरूनी मेल मुलाकातों के बीच 7 जून को सुबह 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक तय हो चुकी है। इसी बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। फिर 9 जून की शाम 6 बजे लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 10 वर्षों की यात्रा में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति अर्थव्यवस्था के मामले में बना है। गरीब कल्याणकारी कार्य हुए हैं और पूरा देश एक आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ा है। भारत के नेतृत्व को बढ़ाने के लिए, भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक तरफ बीजेपी और एनडीए को तीसरी बार मोदी सरकार में कोई शक नहीं है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अभी नहीं तो आगे चमत्कार की उम्मीद है। बड़ी पार्टी है, बहुमत चाहे ना हो तो उनको अधिकार है सरकार बनाने का। न्योता मिलेगा तो जाएंगे, तीसरी कसम लेंगे, तीसरी कसम के बाद चौथी कसम हमारी है। मतलब इंडिया गठबंधन कोशिश करेगा सरकार बनने की? सर कोशिश तो जारी रहेगी। कोई समय निश्चित है सर? मोदी जी की सरकार पहले बनने दो, बनने के बाद चलने दो, चलेगी लेकिन भागेगी नहीं। यानी कि पिक्चर भी बाकी है सर? पिक्चर शुरू हो गया है, एंड बाकी है। इस उम्मीद की वजह है एनडीए में बीजेपी के बाद सांसदों के अंकगणित के लिहाज से दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जिन्होंने एक दिन पहले नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना और अब अपने अपने सांसदों नेताओं से मिलकर सरकार में हिस्सेदारी की रणनीति बनाने में जुटे हैं। नीतीश कुमार ने दिल्ली में ही जेडीयू के नेताओं सांसदों से मुलाकात की, तो चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में नव निर्वाचित सांसदों के संग बैठक की और जो आ नहीं पाए उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुखातिब हुए। अटकलों, कयासों और विपक्ष की तरफ से डोरे डालने की कवायद के बीच टीडीपी ने एक बार फिर एनडीए का अटूट अंग बने रहने का वादा दोहराया है। एनडीए गवर्नमेंट की पोजीशन हम निसंदेह उनके साथ हैं। आपने चंद्रबाबू नायडू साहब का प्रभाव देखा भी होगा कि कल एक उनके हाँ कहने के बाद शेयर बाजार में किस तरीके का उछाल देखा गया। आज भी वो उछाल कायम है। मैं आपको बार बार बता दूं, इंडिया गठबंधन कुछ भी समझे, लेकिन हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ लगातार रहेंगे। संभवतः 12 जून को चंद्रबाबू नायडू साहब का शपथ ग्रहण समारोह होगा।
जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बुलाया गया है और अन्य नेता भी आएंगे। टीडीपी की मांगों की औपचारिक फेहरिस्त अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जेडीयू ने अपनी मांगों और इरादों के साथ अपने 12 लोकसभा सांसदों की अहमियत जाहिर करने में कोई कोताही नहीं बरती है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। इस बीच सूत्रों के अनुसार जेडीयू ने केंद्रीय कैबिनेट में 3 मंत्री पद की मांग की, जिसमें रेलवे मंत्रालय समेत 2 और अहम विभाग शामिल हैं। इतना ही नहीं, मांगों की सूची में विशेष पैकेज और 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने की शर्त भी शामिल है। अब की बार बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में सरकार चलाने के लिए एनडीए के सहयोगियों का अटूट साथ जरूरी है। लिहाजा वो सहयोगी भी मौके का फायदा उठाने की जुगत में हैं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद और अहम मंत्रालय पर उनकी नजर बनी हुई है। लेकिन सूत्रों के अनुसार बीजेपी का इरादा भी साफ है, वो संगठन धर्म तो निभाएगी, लेकिन सहयोगियों के गैर जरूरी मांगों के आगे झुकेगी नहीं। इसके लिए बीजेपी ने एनडीए का कुनबा बढ़ाने की योजना भी बनाई है, जिसका जिम्मा अमित शाह और राजनाथ सिंह को सौंपा गया है। लेकिन चूंकि 10 साल बाद ये मौका है जब बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला है, ऐसे में विपक्षी दल भी इसका फायदा उठाने से चूकना नहीं चाहते। एनडीए के नेता चुन लिए गए, ये मोदी सरकार नहीं है। खुद भी बोलना बंद कर दिया। अचानक एनडीए के प्रति और गठबंधन के प्रति ममत्व जाग रहा है। ये जो ममता है ना, ये 239 सीट की वजह से ममता आई है। हमें उम्मीद है कि ये जो अहंकार और गुरूर था, उसको नापने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी काफी हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी बिहार में हमेशा प्रमुख रोल में रहे हैं और एनडीए को उन्होंने कहा है कि हम पार्ट थे, हैं और रहेंगे, और जनादेश एनडीए के पक्ष में मिला है। तो इसलिए कहीं किसी को जो चोर दरवाजे से आके ताक झांक करते रहते हैं, जनता का जनादेश प्राप्त करने की उनको कहीं से हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है। वो इसी जुगत में रहते हैं। अब वो सफल नहीं होंगे, उनकी मनसा कभी पूरा नहीं होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुमत के जादुई अंकगणित 272 से अकेले 32 सीट दूर रहने की वजह से बीजेपी के लिए सहयोगियों का साथ जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य अकेले 370 सीट और 50% वोट का था, लेकिन मिली 240 सीट और 36.6% वोट। जबकि 2019 में बीजेपी को 303 सीट और 37.7% वोट मिले थे। यानी पिछली बार के मुकाबले बीजेपी के अंकगणित में 63 सीट और 1.1% वोट की गिरावट आई है। जबकि कांग्रेस को 99 सीट और 21.2% वोट मिले हैं। पिछली बार उसे 52 सीट और 19.7% वोट मिले थे। यानी कांग्रेस के अंकगणित में इस बार 47 सीट और 1.5% वोट का इजाफा हुआ है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, इसलिए वो विपक्ष में बैठेगी। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, आम आदमी पार्टी और टीएमसी खासे सक्रिय हैं कि अगर कहीं टीडीपी और जेडीयू ने पाला बदला तो सियासी खेल बदल सकता है। इसलिए इन दलों के बीच मेल मिलाप का दौर जारी है। इस बार बड़े राज्यों में कहां बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में उछाल आया और कहां गिरावट आई, ये आपको दिखाएंगे। अभी आप विपक्षी गठबंधन के नेताओं की रणनीतिक बैठकों का अंकगणित देखिए। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और राघव चड्ढा ने अभिषेक बनर्जी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इससे पहले आम आदमी पार्टी के दोनों नेता ने शिवसेना सांसद संजय राउत के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। इसके अलावा भी विपक्षी गठबंधन के नेताओं में मुलाकातों का दौर जारी है। इंडिया गठबंधन की बैठक में सामूहिक रूप से ये फैसला हुआ कि ये जनादेश मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ है, संविधान को खत्म करने की कोशिश के खिलाफ है, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश के खिलाफ है, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी की समस्या के खिलाफ है। तो जब ये जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ है, तो हम जनता के जनमत को ध्यान में रखते हुए सही समय पर सही फैसला लेंगे।
साफ है विपक्षी गठबंधन ने सत्ता में आने की उम्मीदें छोड़ी नहीं है, जबकि एक दिन पहले ही खबर आई थी कि संख्या बल नहीं होने की वजह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने फिलहाल सरकार बनाने की कोशिश से दूर रहने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में यहाँ पांचों अहम राजनीतिक दलों की सक्रियता चरम पर है। लोकसभा चुनाव में इस राज्य में बीजेपी के प्रदर्शन में बड़ी गिरावट की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने ली है। उप मुख्यमंत्री पद छोड़ने की पेशकश के बाद वो दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं, तो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अपने अपने नवनिर्वाचित सांसदों को सहेजने और संभालने में जुटे हैं। जबकि बम्पर प्रदर्शन से उत्साहित शरद पवार और फिसड्डी प्रदर्शन से निराश अजीत पवार भी आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी को सिर्फ 9 सीट और 26.2% वोट मिले, जबकि पिछली बार उसे 23 सीट और 27.6% वोट मिले थे। यहाँ सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को हुआ, उसे इस बार 13 सीट और करीब 17% वोट मिले हैं, जबकि पिछली बार कांग्रेस को यहाँ सिर्फ 1 सीट और 16.3% वोट मिले थे। दो हिस्सों में बटी शिवसेना में उद्धव ठाकरे गुट को 9 सीट और 16.7% वोट मिले, तो एकनाथ शिंदे गुट को 7 सीट और करीब 13% वोट मिले। इससे पहले 2019 में शिवसेना को 18 सीट और 23.3% वोट मिले थे। वहीं दो टुकड़ों में बटी एनसीपी में शरद पवार गुट को 8 सीट और 10.3% वोट मिले हैं, तो अजीत पवार गुट को सिर्फ 1 सीट और 3.6% वोट मिले हैं। इससे पहले 2019 में एनसीपी को 4 सीट और 15.5% वोट मिले थे। ऐसे में अब दोनों ही शिवसेना और एनसीपी में अलग अलग दावे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे के एनडीए में लौटने के कयास हैं, तो दूसरी तरफ अजीत पवार कैंप के विधायकों के शरद पवार गुट में लौटने की चर्चा है। गलत है, अफवाह है। अगर कोई ये इस प्रकार का सोच लेकर अफवाह फैलाता है तो मैं इतना ही कहूँगा, अगर हमारे मन में ये विचार आता है तो ये जनता के साथ द्रोह होगा, गद्दारी होगी, बेईमानी होगी। हमें कभी नहीं करेंगे। बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में है और हमारे कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए हम पार्टी के अंदर बात करेंगे। महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा में भी इसी साल विधानसभा चुनाव है, जहां बीते 10 साल में बीजेपी की सत्ता है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की है। हरियाणा में इस बार बीजेपी को 5 सीट और 46.1% वोट मिले हैं, जबकि 2019 में उसे सभी 10 सीट और 58% वोट मिले थे। यानी बीजेपी को 5 सीट और करीब 12% वोट का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को इस बार 5 सीट और 43.7% वोट मिले हैं, जबकि 2019 में उसे 0 सीट और 28.4% वोट मिले थे। इस तरह से कांग्रेस को 5 सीट और करीब 15% वोट का फायदा हुआ। साल के अंत में झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव में यहां किसने ताकत बढ़ाई और किसने गंवाई, इसका अंकगणित देखना भी जरूरी है। झारखंड में बीजेपी गठबंधन को 9 सीट और 47.2% वोट मिले, तो पिछली बार इस गठबंधन को 12 सीट और 55.3% वोट मिले थे। यानी यहां एनडीए को 3 सीट और 8.1% वोट का नुकसान हुआ। तो जेएमएम के गठबंधन को 5 सीट और 39% वोट मिले। पिछली बार इस गठबंधन को 2 सीट और 32.2% वोट मिले थे। यानी इस गठबंधन को यहां 3 सीट और 6.8% वोट का फायदा हुआ। सच तो ये है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों का वोटिंग पैटर्न कभी-कभी अलग हो जाता है। मिसाल के तौर पर दिल्ली में 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए। भारतीय जनता पार्टी 57% वोटों के साथ सातों की सातों सीटें अपनी झोली में रखती है। उसके ठीक अगले साल 2020 में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 41% वोटों के साथ महज 8 विधानसभा की सीटें सिक्योर कर पाती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि छोटे दल जिनको बहुत कम वोट मिलते हैं, लेकिन विरोधी दलों के वोटों के बिखराव की वजह से सीटों के मामले में उनका अंकगणित बढ़ जाता है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 33 सीट और 41.4% वोट मिले, जबकि पिछली बार उसे 62 सीट और 49.6% वोट मिले थे। यानी बीजेपी को यहां 29 सीट और 8.2% वोट का नुकसान हुआ।
यहाँ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी उभरी, जिसे 37 सीट और 33.4% वोट मिले, जबकि पिछली बार उसे सिर्फ 5 सीट और करीब 18% वोट मिले थे। इस तरह से समाजवादी पार्टी को 32 सीट और 15.4% वोट का फायदा हुआ। कांग्रेस को इस बार यूपी में 6 सीट और 9.5% वोट मिले, जबकि पिछली बार सिर्फ 1 सीट और 6.3% वोट मिले थे। यानी कांग्रेस को यहां 5 सीट और 3.2% वोट का फायदा हुआ। देश के सबसे बड़े प्रदेश में समाजवादी पार्टी के करिश्माई प्रदर्शन से अखिलेश यादव का जोश 7वें आसमान पर है। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी को राजस्थान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ बीजेपी को 14 सीट और 49.2% वोट मिले, जबकि पिछली बार उसे 24 सीट और 58.5% वोट मिले थे। यानी पार्टी को यहाँ 10 सीट और 9% से ज्यादा वोट का नुकसान हुआ है। जबकि कांग्रेस को 8 सीट और 37.9% वोट मिले, जबकि पिछली बार उसे 0 सीट और 34.2% वोट मिले थे। यानी कांग्रेस को 8 सीट और 3.7% वोट का फायदा हुआ। बीजेपी ने इस बार 50% से ज्यादा वोट शेयर का बड़ा लक्ष्य तय किया था, जो पूरा नहीं हुआ तो ये कि वोट शेयर बढ़ने की बजाय 1% वोट कम ही हो गया। हालांकि कई राज्यों में पार्टी के वोट शेयर में इजाफा हुआ है, तो राजस्थान जैसे सूबे में बीजेपी के वोट प्रतिशत में 10% की गिरावट आई है, जो पार्टी के लिए चिंता का बड़ा सबब है। पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन ओडिशा में बड़ा फायदा हुआ। दक्षिण भारत के कर्नाटक में बीजेपी को नुकसान हुआ, तो बाकी राज्यों में वोट शेयर बढ़ा है। कुल मिलाकर सच ये है कि सीट और वोट दोनों बीजेपी के कम हुए हैं। ऐसे में खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी के लिए आने वाला समय बेहद चुनौती भरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहे TV9 भारतवर्ष।